सभी का स्टडी विद स्वाति यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम बात करेंगे बीएड 4th सेमेस्टर से जो आपका कंपलसरी पेपर है कंटेम्पररी इंडिया एंड एजुकेशन, यानी समकालीन भारत एवं शिक्षा। तो इस पेपर से हम वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स को लेकर के बात कर रहे थे प्रीवियस वीडियो में। यहाँ पर हम बात करें लॉन्ग क्वेश्चंस की, जैसा कि आपका न्यू पैटर्न लॉन्ग क्वेश्चन पर बेस्ड है, पर लॉन्ग क्वेश्चन में भी शॉर्ट नोट्स पूछे जाएंगे, मैंने ऐसा आपको बताया है। तो किस तरह के शॉर्ट नोट्स पूछे जा रहे हैं या पूछे जाएंगे, वही हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे। लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो मैंने 24 ऐसे वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस प्रोवाइड करा दिए हैं जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं या आएंगे ही, ये मान के चलिए। तो अगर हम बात करें 24 लॉन्ग्स की, तो मैंने 4 पार्ट में डिवाइड करके, यानी 4 वीडियोस हैं जिनमें मैंने 6 क्वेश्चन जो हैं बताए हैं इनके आंसर के साथ में। ठीक है, तो उसे आप ज़रूर देखें। अगर आपको अपने एग्ज़ाम में हेल्प लेनी है या जानना है कि किस तरह के लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो आप उन वीडियोस को ज़रूर देखें। बाकी आज रात तक ही, ये मान के चलिए 8 से 9 बजे तक ही एक लास्ट वीडियो आएगा। लास्ट वीडियो में हम 12 से 14 ऐसे प्रश्न रख देंगे जिसे केवल आपको देखना है लॉन्ग क्वेश्चन के लिए। ठीक है, इन लॉन्ग क्वेश्चंस के लिए आप उन 12 से 14 प्रश्नों को ज़रूर पढ़ के जाएंगे अपने एग्ज़ाम में, जिससे आपको काफ़ी मदद मिलेगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के अपने इस वीडियो को। वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन के लिए, वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स के लिए, यानी जो भी शॉर्ट नोट्स हम शुरू कर चुके थे, इसमें से अगर हम बात करें तो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा और 7वां, ये 7 क्वेश्चंस तक मैंने प्रोवाइड करा दिया था। ठीक है, आज के अपने इस वीडियो में कुछ और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 से हम शुरू करेंगे, 8 तक की हो गया था। क्वेश्चन नंबर 9 है कि उपनयन संस्कार की संक्षिप्त व्याख्या कीजिए, यानी एक्सप्लेन इन ब्रीफली उपनयन संस्कार। तो क्या है उपनयन संस्कार? जैसा कि वैदिक कालीन शिक्षा के बारे में मैंने बताया था कि प्राचीन काल में वैदिक कालीन शिक्षा का महत्व था। यहाँ पर छात्र जब प्रवेश लेता था तो उसका उपनयन संस्कार किया जाता था। तो इसे हम एक्सप्लेन करेंगे इसके आंसर के साथ। तो दोस्तों, ये रहा उपनयन संस्कार। दिया है कि प्रवेश के समय छात्रों का उपनयन संस्कार होता था। उपनयन का अर्थ है पास ले जाना, अर्थात शिक्षा प्राप्त करने के लिए गुरु के पास ले जाना। उपनयन संस्कार के समय ब्राह्मण छात्र की जो आयु थी वह 8 वर्ष थी। क्षत्रिय छात्र की आयु की अगर हम बात करें 11 वर्ष, और वहीं अगर हम वैश्य छात्र की बात करें तो आयु सीमा उसकी 12 वर्ष निर्धारित की गई थी। उपनयन संस्कार के बाद जो छात्र था वह उच्च शिक्षा के अंतर्गत, उसका मतलब प्रारंभ हो जाता था। छात्र जो है वह ब्रह्मचर्य व्रत इसके अंतर्गत लेता था। उपनयन के बाद द्विज, यानी जो बालक है या छात्र है वह द्विज या ब्राह्मण कहलाता था। द्विज का अर्थ होता है 2 जन्म लेने वाला। 2 जन्मों से तात्पर्य भौतिक और आध्यात्मिक जन्म से है। उपनयन संस्कार का उत्तर वैदिक काल में इतना अधिक महत्व होता था कि इसे छात्र का दूसरा जन्म माना जाने लगा। उपनयन संस्कार के अवसर पर गुरु बालक को गुरु मंत्र की दीक्षा देता था। यहाँ से उसका आध्यात्मिक जीवन प्रारंभ होता था। तो दोस्तों, ये था उपनयन संस्कार, जो कि उत्तर वैदिक कालीन के अंतर्गत आता था जब हम गुरुकुल शिक्षा ग्रहण करते थे। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं शॉर्ट नोट्स का। नेक्स्ट हमारा इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है कि सार्वजनिक स्कूल प्रणाली पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए, यानी राइट अ नोट ऑन कॉमन स्कूल सिस्टम। क्या है सार्वजनिक स्कूल प्रणाली? तो इसे भी हम एक नज़र में देख लेते हैं। तो अगर हम बात करें स्कूलों के प्रकार की, तो इसमें अगर हम सार्वजनिक या पब्लिक स्कूल की बात करते हैं तो पब्लिक स्कूल या गैर सरकारी स्कूल को स्थानीय, राज्य तथा राष्ट्रीय सरकार द्वारा प्रशासित और वित्त पोषित नहीं किया जाता है, परंतु ये स्कूल बच्चों से ट्यूशन फीस लेते हैं। भारत के अधिकांश सार्वजनिक स्कूल CBSE, ICSE से संबंधित है तथा कुछ स्कूल जो है राज्य बोर्ड से संबंधित है। तो दोस्तों, ये थे सार्वजनिक स्कूल के बारे में या पब्लिक स्कूल के बारे में शॉर्ट नोट्स। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 12 लेंगे, क्योंकि ये जो 11 है ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। 12 है कि राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के क्या उद्देश्य हैं, यानी व्हाट आर द एम्स ऑफ राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान। तो इसके उद्देश्यों को हम देखेंगे। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी पूछा गया था, तो ये इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो दोस्तों, ये रहे राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य या उद्देश्य।
इसको मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में भी बताया था, लॉन्ग क्वेश्चन में भी आपका पूछा गया था। दिया है कि इस योजना में 2005 से 6 में 52.26% की तुलना में अपने कार्यान्वयन के 5 वर्ष के भीतर किसी भी बस्ती से उपयुक्त दूरी पर एक माध्यमिक स्कूल उपलब्ध कराकर कक्षा 9 से 10 तक के लिए 75% का सकल नामांकन अनुपात प्राप्त करने पर ध्यान दिया गया है। सभी माध्यमिक स्कूलों को निर्धारित मानदंडों के अनुरूप बनाकर माध्यमिक स्तर पर दी जा रही शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार करना। आगे है कि लैंगिक, सामाजिक, आर्थिक तथा निःशक्तता बाधाएं हटाना। वर्ष 2017 अर्थात 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक माध्यमिक स्तर शिक्षा का व्यापक पहुंच। वर्ष 2020 तक छात्रों को स्कूल में बनाए रखने में वृद्धि और उसका सरसुलभीकरण। इसी तरह से अन्य पॉइंट है, आप देख सकते हैं। चूँकि हम इस क्वेश्चन के आंसर को लॉन्ग में डिस्कस कर चुके थे, तो बिल्कुल इसमें काफ़ी सारे पॉइंट हैं, 14 पॉइंट्स हैं। आप अपनी सहूलियत के हिसाब से, चूँकि शॉर्ट नोट्स है, तो 8 से 10 पॉइंट लिख सकते हैं, उससे कम भी लिख सकते हैं, यानी 5 पॉइंट से कम नहीं होना चाहिए। तो ये था राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के लक्ष्य या उद्देश्य। ये आपके शॉर्ट नोट्स में पूछे जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा कि नवोदय विद्यालय के उद्देश्य लिखिए। देखिए, इस क्वेश्चन को अगर आप देखेंगे तो मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में इस क्वेश्चन का आंसर बताया था कि केवीएस और एनवीएस में अंतर पूछा था, तो मैंने वहाँ पर उद्देश्य को ही डिस्कस किया था, क्योंकि अंतर कहीं साफ साफ दिया नहीं था, तो मैंने इन दोनों के उद्देश्यों को लेकर के इनके अंतर को फाइंड किया था। तो राइट द एम ऑफ नवोदय विद्यालय। चलिए देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो दोस्तों ये रहे नवोदय विद्यालय के उद्देश्य, यानी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ नवोदय विद्यालय। दिया है कि 1986 के बाद देश के विभिन्न भागों में नवोदय विद्यालय खोले गए, जिनका प्रमुख उद्देश्य निर्धन प्रतिभावान बालकों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना था, ताकि विशिष्ट प्रतिभाशाली बालक तीव्र गति से आगे बढ़ सकें। सरकार ने नवोदय विद्यालय की स्थापना के लिए निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किए हैं। यानी जो नवोदय विद्यालय है और केवीएस यानी केंद्रीय विद्यालय, इन दोनों में एक ही अंतर मैंने बहुत बड़ा बताया था। इन दोनों में अंतर एक सबसे बड़ा यह था कि जो केंद्रीय विद्यालय के जो छात्र या छात्राएं हैं, उनमें वो जो हैं, अगर हम बात करें केंद्रीय विद्यालय की, तो जो हमारे केंद्रीय कर्मचारी हैं, यानी केंद्र सरकार के जो कर्मचारी हैं, विशिष्ट कर्मचारी या सामान्य कर्मचारी, तो उनके बच्चे जो हैं वो केवीएस में पढ़ते हैं, ठीक है। जबकि एनवीएस की बात करें तो एनवीएस में प्रतिभाशाली बच्चे की एंट्री दी जाती है। इसमें जो अधिकारी के बच्चे हैं या सामान्य कैटेगरी के जो नागरिक हैं, उनके बच्चे भी भाग ले सकते हैं। एक पेपर होता है कि एनवीएस का, तो उसको पास करके, मतलब ये परीक्षा पास करके इनका एडमिशन दिया जाता है एनवीएस में। यही बड़ा अंतर था और यही बात नवोदय विद्यालय के संदर्भ में कही गई है। यहाँ पर इसके काफ़ी सारे पॉइंट हैं, जैसे प्रतिभाशाली छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए उनके पारिवारिक, सामाजिक एवं आर्थिक स्थितियों में भेदभाव के बिना आधुनिक सुविधाओं के साथ उच्च स्तर की शिक्षा उपलब्ध कराना, प्रतिभावान बालकों का सर्वांगीण विकास करना व क्षमताओं व सृजनात्मकता को बढ़ाना। इस काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इसको भी हमने लॉन्ग में डिस्कस किया था, फिर भी आप इन पॉइंटों को एक बार पढ़ लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है शॉर्ट नोट्स के लिए। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नवोदय विद्यालय के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन नंबर 14 इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवीएस की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए, यानी इनलिस्ट स्पेशल फीचर्स ऑफ केवीएस। केवीएस के बारे में मैंने लॉन्ग क्वेश्चन में डिस्कस किया था, फिर भी इसके आंसर पर हम एक नज़र डाल लेते हैं कि क्या है आपका केवीएस। तो दोस्तों ये रहा केंद्रीय विद्यालय की प्रमुख विशिष्टताएँ या विशेषताओं से इनको हम समझ सकते हैं। दिया है कि समस्त केंद्रीय विद्यालय, चाहे वह देश के किसी भी भाग में हो, एक समान पाठ्यपुस्तक निर्धारित है तथा शिक्षा का माध्यम भी एक ही है। समस्त केंद्रीय विद्यालय केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई से संबंधित होते हैं। सभी केंद्रीय विद्यालय सह शिक्षा प्रदान करते हैं, अर्थात केंद्रीय विद्यालयों में बालकों एवं बालिकाओं दोनों को साथ साथ शिक्षा प्रदान की जाती है। सभी केंद्रीय विद्यालय में कक्षा 6 से संस्कृत पढ़ाई जाती है। शिक्षा की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए उपयुक्त शिक्षा छात्र अनुपात निर्धारित किया जाता है। तो दोस्तों ये थे केंद्रीय विद्यालय की प्रमुख विशिष्टताएं या विशेषताएं, इन्हें आप बिल्कुल लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निजी विद्यालय के महत्व पर प्रकाश डालिए, यानी हाईलाइट द इम्पोर्टेंस ऑफ प्राइवेट स्कूल। क्या है प्राइवेट स्कूल, इस पर भी हम एक नज़र डाल लेते हैं। तो दोस्तों ये रहा अशासकीय विद्यालय की विशेषताएं, या आप कह सकते हैं कि प्राइवेट स्कूल के बारे में।
ये सारी चीज़ें प्राइवेट स्कूल के बारे में है। पॉइंट वाइज देखेंगे कि यह प्रत्येक महीने के अंत में पढ़ाए गए प्रकरण का मूल्यांकन करता है। यह शिक्षण सामग्री के माध्यम से छात्रों को शिक्षित करते हैं। यह छात्रों की उपयोगिता का मूल्यांकन उचित समय पर करता है। यह नई नई शिक्षण तकनीकियाँ, कंप्यूटर, इंटरनेट एवं अन्य उपकरण के माध्यम से छात्रों को शिक्षा प्रदान करता है। यह विद्यालय प्रत्येक विषय के लिए अलग अलग शिक्षकों की व्यवस्था करता है, जिससे छात्रों को अच्छी शिक्षा प्रदान की जा सके। यह उच्चतर माध्यमिक स्तर पर छात्रों के लिए प्रयोगशाला एवं पुस्तकालय की व्यवस्था करता है। वहीं यह विद्यालय समय समय पर विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिताएं जैसे अंत्याक्षरी, चित्रकला का प्रदर्शन, रंगोली बनाना आदि करवाता है। तो यह था प्राइवेट स्कूल के बारे में चीज़ें, जिसे अशासकीय विद्यालय के नाम से भी जाना जाता है। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों को सूचीबद्ध कीजिए। यानी इंग्लिश द एम ऑफ एजुकेशन अकॉर्डिंग टू द नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005। तो इस क्वेश्चन का आंसर भी हम देख लेते हैं क्या होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट्स है। राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा यानी 2005 के जो उद्देश्य हैं उनको देख लेते हैं। दिया है विभिन्न प्रकार के विषयों अनुशासनों में संबंध स्थापित करना, शिक्षा तथा ज्ञान को विद्यालय से बाह्य जीवन से जोड़ना एवं बालकों को सामान्य ज्ञान जिसे वह सामान्य क्षेत्रों में प्रयोग कर सकें। बालकों के लिए सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विकास करना, विविध उपागमों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के विविध पहलुओं में बढ़ाकर यह बताना कि यह प्रक्रिया सृजनात्मकता की गुणवत्ता को बढ़ाती है। परीक्षा अधिक लचीली तथा एकीकृत बनाना, बालक अपने स्व ज्ञान के निर्माण में समर्थ हों, इसके लिए सामाजिक, आर्थिक एवं जातीय पृष्ठभूमि को मजबूत बनाना। तो दोस्तों ये था राष्ट्रीय पाठचर्या रूपरेखा के उद्देश्य। बिल्कुल डिक्टो आप ऐसे कॉपी करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट शॉर्ट नोट्स है, विविधता से क्या तात्पर्य है, यानी व्हाट इज मेंट बाय डाइवर्सिटी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है शॉर्ट नोट्स का। ये कभी कभी लॉन्ग में भी पूछा जाता है, लेकिन शॉर्ट नोट्स में काफ़ी बार पूछा गया है। तो देख लेते हैं इस क्वेश्चन का आंसर। तो ये रहा, विविधता से तात्पर्य ऐसी स्थिति से है जिसमें समस्त भाषाई, क्षेत्रीय, भौगोलिक एवं सांस्कृतिक रूप से अलग अलग रहने वाले मानव एक समूह, समाज या एक स्थान विशेष में साथ साथ निवास करते हैं। आगे भी देख लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि सभी व्यक्ति शारीरिक रचना की दृष्टि से समान होते हैं। उनके मूल ऐसे होते हैं जिन्हें विशेष लक्षणों के कारण ऐसे समूह में रखा जा सकता है जो उन लक्षणों में से निम्न लक्षण वाले समूह से अलग होते हैं। अनेक ऐसे जैविक, सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक तथा राजनीतिक आधार हैं जो किसी भी देश के निवासी में विविधता विकसित कर देते हैं। दूसरी ओर ऐसा माना जाता है कि कोई भी व्यक्ति संपूर्ण रूप से किसी अन्य व्यक्ति के समान नहीं होता। लोगों में जो समानता हमें प्रजातीय लक्षणों के कारण दिखाई देती है, वस्तुतः यह केवल वैध समानता ही है। एक प्रजाति के लोग भी सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक आधार पर समूह में ही हो सकते हैं। इसी तरह से अन्य चीज़ें दी हैं। यहाँ पर एक और तरीके से विविधता का अर्थ दर्शाया गया है कि विविधता का आशय व्यक्तियों एवं समूह में पाई जाने वाली असमानताएं हैं। विविधता के अवधारणा में स्वीकृति एवं सम्मान सन्निहित होते हैं। इसका अर्थ यह समझ लेना कि प्रत्येक व्यक्ति विशिष्ट एवं अनुपम होता है तथा हमें अपने व्यक्तिगत भेदों को मान्यता देनी चाहिए। ये भेद जात, प्रजाति, सजाति, लिंग यानी जेंडर, लैंगिक अभिविन्यासों, सामाजिक, आर्थिक स्थिति, आयु, शारीरिक क्षमताओं, धार्मिक विश्वास अथवा वैचारिकी जैसे पहलुओं पर आधारित हो सकते हैं। तो ये था डाइवर्सिटी। इसके बारे में बिल्कुल आप ऐसे ही कॉपी करके लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारण क्या थे, या फिर ये क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है कि 1813 के आज्ञापत्र के क्या कारण था, या 1813 का आज्ञापत्र क्या था, जो कि अभी हम पहले इसके जो पार्ट में इस क्वेश्चन को लेकर के बात किए थे 1813 का आज्ञापत्र, बिल्कुल उसी के बारे में आप प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारण भी लिखेंगे। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे। तो ये रहा, प्राच्य पाश्चात्य विवाद के कारण या 1813 का आज्ञापत्र। दोनों का अर्थ एक ही होगा, क्योंकि जो 1813 का आज्ञापत्र था इसमें प्राच्य और पाश्चात्य विवाद के बारे में ही सारी चीज़ें थी। इस क्वेश्चन को लेकर के हम डिस्कस कर चुके थे इसके आंसर के साथ इसके पार्ट 1 में। यहाँ पर आप इस चीज़ को दोबारा से देख सकते हैं। बहरहाल इसके कारण को हम यहाँ पर देखेंगे।
यहाँ पर दिया है कि 1813 का आज्ञा पत्र धारा 43 ने कंपनी के समक्ष कुछ प्रश्न खड़े कर दिए जो आगे जाकर विवाद का कारण बने। पहला क्या था, कंपनी किस साहित्य पर यानी प्राच्य यानी प्राचीन या पाश्चात्य यानी वेस्टर्न को बढ़ावा देगी, साहित्य की भाषा कौन सी होगी, किन विज्ञानों का प्रसार किया जाएगा, साहित्य की भाषा यानी संस्कृत रखी जाएगी या इंग्लिश रखी जाएगी या वेस्टर्न कल्चर की रखी जाएगी भाषा। आगे दिया है कि इस आज्ञापत्र के द्वारा प्राच्य पाश्चात्य विवाद का जन्म हुआ। भारतीय शिक्षा के इतिहास में इस धारा का अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान है। इसने भारतीयों की शिक्षा को कंपनी का उत्तरदायित्व बताया। इस आज्ञापत्र ने अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का सूत्रपात किया जिसके द्वारा भारतीय शिक्षा को नई दिशा प्रदान की गई। तो ये मेन कारण 3 थे, आप ध्यान में रखिएगा जब भी हम बात करते हैं प्राच्य पाश्चात्य विवाद के बारे में या 1813 के आज्ञापत्र के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप ज़रूर देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 21 की अगर हम बात करें तो इसे मैंने लॉन्ग में बाकायदा बताया था पार्ट 2 में। वीडियो आप पार्ट 2 का ज़रूर देखिएगा, उसमें इस क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण से आप क्या समझते हैं? तो प्राथमिक शिक्षा के बारे में शिक्षा अधिकार अधिनियम के अंदर का भी चीज़ें मैंने बताई थी, उसमें भी आप इन चीज़ों को लिख सकते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम, चलिए शिक्षा का अधिकार क्या है यानी व्हाट इज़ राइट टू एजुकेशन, इस पर एक नज़र ज़रूर डालेंगे क्योंकि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लग रहा है। तो दोस्तों ये रहा शिक्षा का अधिकार यानी राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन की अगर हम बात करें तो दिया है कि विश्व में सर्वाधिक निरक्षर भारत में रहते हैं। जैसे अभिशाप से देश को मुक्ति दिलाने का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अंततः 1 अप्रैल 2010 को एक वास्तविक बन गया। सन 2002 में संविधान के 86वें संशोधन से शिक्षा पाने का अधिकार को मौलिक अधिकारों में शामिल करने के लिए सन 2009 में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा पाने का अधिकार अधिनियम पारित किया गया। ये मान लीजिए कि 2009 में यह पारित हुआ और 1 अप्रैल 2010 से यह पूरे देश में लागू कर दिया गया, जिसका उद्देश्य क्या था कि सभी बच्चों को जिनकी आयु जो है 6 से 14 वर्ष है, इनको निःशुल्क एवं शिक्षा जो है उपलब्ध कराई जाए। तो इसी के द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान आया, जिसे हम शिक्षा का अधिकार अधिनियम भी कहते हैं। यही सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं, बिल्कुल आप पढ़ सकते हैं। आपके पास बुक वगैरह हो तो वहाँ से भी इन चीज़ों को आप पढ़ सकते हैं। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या होगा हमारा। फिर अगला आया पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य यानी राइट द ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। दोस्तों ये तो अपने आप बना के भी लिख सकते हैं। पर्यावरण शिक्षा के उद्देश्य, कई सारे उद्देश्य हैं। जैसे अगर हम पर्यावरण शिक्षा की बात करें तो पर्यावरण शिक्षा के कई उद्देश्य, अगर हम पहले उद्देश्य की बात करें यहाँ पर तो पहला उद्देश्य है कि अपने आसपास के पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, अपने आप से बना के लिख सकते हैं। दूसरा, अपने चारों ओर विस्तृत पर्यावरण का ज्ञान प्राप्त करना, बढ़ती हुई जनसंख्या और उसके दुष्परिणामों संबंधित अवबोध को समझना, जैविक और अजैविक घटकों का अवबोध करना, विभिन्न पोषक स्तरों और उनके अंतर संबंधी अवरोध समझना, अनियोजित संसाधनों के दोहराने के परिणामों से संबंधित अवबोध को समझना, मौलिक और मानवीय संसाधनों के उपयोग का मूल्यांकन और उनके उपायों संबंधी अवबोध को समझना। इसी तरह से काफ़ी सारे पॉइंट हैं, इन्हें आप इंटरनेट से भी प्राप्त कर सकते हैं। गूगल पे आप सर्च करेंगे इस क्वेश्चन को तो मिल जाएगा इसका आंसर। चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे 25। भारत में स्त्री शिक्षा की चुनौतियों को स्पष्ट कीजिए। देखिए ये भी आप अपनी तरफ से बना के लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। स्त्री शिक्षा की चुनौतियाँ कैसे होंगी कि पहला इसका एक कारण लिख दीजिएगा स्त्री की चुनौतियों का, कि भारत में स्त्री शिक्षा की चुनौतियों में पहला कारण क्या है। कारण तो नहीं पूछा लेकिन चुनौतियां क्या हैं कि शिक्षा सबसे बड़ी शिक्षा है, शिक्षा के माध्यम से ही हम स्त्री को या स्त्री शिक्षा को बढ़ावा दे सकते हैं। दूसरा क्या है, दूसरा है देश में बढ़ती हुई जनसंख्या के कारणों को रोकना, साक्षरता हो जाएगा। इसी तरह से अन्य पॉइंट भी आप इंक्लूड कर सकते हैं इसमें, इसे आप बना के लिख सकते हैं। लास्ट क्वेश्चन है प्राइमरी शिक्षा में हटार कमेटी द्वारा पाए गए दोषों का वर्णन। देखिए ये मैंने दोष वगैरह बताए थे लॉन्ग क्वेश्चन में, तो बस ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, फिर भी आप चाहें तो इसे देख सकते हैं, अदरवाइज स्किप कर सकते हैं। ठीक है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने थे मैंने बता दिए हैं, इससे ज़्यादा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना, इनके आंसर को भी लेकर के मैंने कवर कर लिया है। तो आज के अपने इस वीडियो में इतना ही। शाम को एक लास्ट पार्ट आएगा जिसमें हम लॉन्ग क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो बहुत ही मेन है।
चूँकि 24 लॉन्ग क्वेश्चंस को लेकर के हम बात कर चुके थे, इसमें से हम 12 या 14 ऐसे प्रश्न रख देंगे जिसे आप ज़रूर पढ़ के जाइएगा अपने एग्ज़ाम में। चलिए दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। साथ ही आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन कर दीजिएगा, स्टडी विद स्वाति के नेम से। वहाँ पर PDF वगैरह अवेलेबल करा दी जाएगी। मिलते हैं अपने एक नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।